हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गरिमा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट सफूरा जारकर के बारे में। तो 27 ईयर ओल्ड सफूरा जो 21 मंथ प्रेग्नेंट है, 5 मंथ प्रेगनेंसी वो कंसीव किए हुए हैं और वो लास्ट 2 मंथ से रह रही हैं तिहाड़ जेल में। उनके ऊपर चार्ज है यूएपीए के, जिसके अंडर में उनको तिहाड़ जेल में रखा गया है। उनकी बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी में दायर की गई थी पटियाला हाउस दिल्ली में, जो कि वहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ पटियाला हाउस दिल्ली ने रिजेक्ट कर दी है। तो उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न इशू है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको कुछ डिजीज़ भी हैं जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही हैं, कुछ बीमारियों से वो सफ़र कर रही हैं, जैसे पीसीओडी उनको है, फिर यूरिनरी इन्फेक्शन से वो सफ़र कर रही हैं। और इस बीच जब कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे सभी जेलों से जो एक्यूज्ड हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए कि वो और उनका होने वाला बेबी सेफ रहे, इसीलिए उनके लिए भी बेल एप्लीकेशन दायर की गई थी, लेकिन जो कि कोर्ट ने अब रिजेक्ट कर दी है। तो ये देखने वाली बात है, जहां एक तरफ सीआरपीसी में वुमेन्स और बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई वुमेन है और कोई बच्चा है नॉट ज्वेलन, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है बेल में। लेकिन यहाँ सफूरा को बेल नहीं मिली है और अभी देखना अभी है कि कितने टाइम तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है इससे। वो कोविड से सेफ रहें, इसीलिए बेल एप्लीकेशन दी गई थी। उनके वकील ने ये दलील भी पेश की है कि वो एक्विटल नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ बेल मांग रहे हैं। तो बेसिकली बेल जो है वो ऐसे पर्सन को दे दी जाती है जिसको लगता है कि ये कोई एविडेंस डैमेज नहीं करेगा, या ये भागेगा नहीं, या फिर कोई चांस नहीं लगता कि ये देश छोड़ के चला जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कोर्ट देखती है बेल देने से पहले। तो इन सब को अगर कंसिडर किया जाए तो सफूरा को बेल मिल सकती थी, लेकिन उनको बेल नहीं मिली। अब यहाँ पर सरकार का कहना यह है कि सफूरा जारकर को यूएपीए के अंडर में इसलिए चार्ज नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। राइट टू प्रोटेस्ट तो उनका हक था जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिया है, बल्कि उनके इसलिए चार्ज किया गया क्योंकि जो उनकी हेटफुल स्पीच थी, जो उन्होंने चक्का जाम के लिए कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होता दिख रहा था, जिसकी वजह से सरकार को उनको यूएपीए के अंडर में चार्ज करना पड़ा। अब जो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके व्हाट्सएप चैट है और जो उनकी स्पीचेस हैं वो एक सफिशिएंट एविडेंस है उनके खिलाफ, प्राइमा फेसी केस बनता है अंडर सेक्शन 161 एंड 164 सीआरपीसी में। जो उनके बयान हैं उनसे लगता है कि यूएपीए चार्ज उनके ऊपर इम्पोज होना चाहिए। इसके अलावा उनके वकील ने केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस का रेफरेंस भी दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि किसी की बात कहना, अपनी बात बोलना कोई सेडिशन नहीं है सरकार के खिलाफ, एक इनफ नहीं है अपनी बात बोलना कि उस पर सेडिशन चार्ज इम्पोज किया जाए। साथ ही उन्होंने दूसरा श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी रेफरेंस दिया है कि अगर कोई पर्सन अपनी बात जो है वो पहुंचाना चाहता है विदेश तक भी, तो भी आप उसको रोक नहीं सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो उनके ऊपर जो एफआईआर में लिखा है कि जो चांद बाग में उन्होंने स्पीच दी थी 23 फरवरी को, उस चांद बाग के बाद नेक्स्ट डे दिल्ली में कुछ दंगे हुए थे, तो उस दंगों को उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रची थी। ये सब चार्जेस भी उनके ऊपर हैं। और साथ ही अब जो अंडर सेक्शन 443D सब क्लॉज 5 के अंदर ये है कि जब तक सरकारी वकील को सुन ना लिया जाए, यूएपीए के अंडर में सरकारी वकील को सुन ना लिया जाए, तब तक उनकी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उनको बेल
नहीं दी जा सकती हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि कितना टाइम और सफूरा को जेल में रहना पड़ेगा। अपनी इस हेल्थ कंडीशन को उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो अब सरकार का कहना यह एक प्राइमा फेसी केस है, एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी सफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में जो बोला था चक्का जाम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरा दिल्ली रुक गया था उस टाइम पर, और ये मतलब इफेक्ट कर रहा है। देखिए मतलब जो उनकी स्पीच थी और वो दिल्ली में जो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर था वो कहीं ना कहीं रिलेट किया जा रहा है। फिर जो कॉन्स्पिरेसी थी टू ब्लॉक द रोड और अनलॉफुल असेंबली के लिए भी उनको चार्ज किया गया है। अब और अगर बात कर लें तो यूएपीए के कानून जो है उसके अंडर में जो एक्यूज्ड हैं जिसको चार्ज किया गया है वो 180 डेज तक रिमांड पर रहता है। 180 डेज तक वो रिमांड पर रहता है, पुलिस रिमांड पर, और उसको 6 महीने से पहले कोई बेल नहीं दी जा सकती। अब 6 महीने का टाइम क्यों रखा गया है यूएपीए के अंडर में? क्योंकि यहाँ पर जो है 6 महीने सरकार मानती है कि 6 महीने कम से कम लगते हैं अगर आप किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब यूएपीए कानून के बारे में जो है बेसिकली ये जो लॉ है ये टाडा और पोटा को रिपील करने के बाद ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है कि अगर एक इंडिविजुअल भी कोई खड़ा है, इवन कोई मीटिंग चल रही है या कहीं ऐसी गैदरिंग है जहाँ पर हेटफुल स्पीच दी जा रही है और आप वहाँ पर खड़े हैं जहाँ सरकार के खिलाफ कोई हेटफुल स्पीच दी जा रही है, तो भी आप इसके अंडर में चार्ज हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप उसके एक्टिव मेंबर ही हो तभी आपको चार्ज किया जाएगा। आप यूएपीए के अंडर में एक्टिव मेंबर ना होते हुए भी चार्ज किए जा सकते हो। एक खाली इंडिविजुअल भी इसके अंडर में चार्ज किया जा सकता है। यूएपीए का कानून जो है ये सरकार बेसिकली लेके आई थी, कांग्रेस सरकार, जब हमारे देश में जो है जो तमिलनाडु साउथ की स्टेट है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रच रही थी कि एक अलग देश बनाया जा सके। ये बात है सन 1962 की, जब एक अलग देश बनाने की बात लिट्टे कर रहे थे तमिलनाडु के जो प्रजाति हैं, तो तब कांग्रेस सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये मानते हुए कि जो ये कानून है इसमें जो ये देश को टूटने से बचाया जा सके। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो देश को तोड़ने के लिए काम करती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बनाया गया था कि देश को टूटने से बचाया जा सके। लेकिन होते होते जैसे जैसे वक्त बीतता गया इस कानून को और ज़्यादा सख्त बना दिया गया, और अब 2018 के बाद से तो अगर कोई इंडिविजुअल भी देश के अगेंस्ट कुछ भी एक्टिविटी करता है, इवन वो कोई स्पीच देता है या फिर उसके पास कुछ ऐसा नोवेल मिलता है जो कॉन्स्पिरेसी को करता है देश के लिए, तो उसको भी यूएपीए के अंडर में चार्ज किया जा सकता है। तो अब देखने की बात यह है कि जहां एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 हमें राइट टू प्रोटेस्ट देता है, राइट टू स्पीक देता है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान अपने हक के लिए लड़ना चाहता है तो उसको यूएपीए के अंडर में चार्ज कर दिया जाता है। ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारे यहाँ आज से नहीं चल रहा है, ये गांधी के टाइम से और सुभाष चंद्र बोस के टाइम से हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं। लेकिन तब ये नहीं था कि प्रोटेस्ट करते थे तो उनको दबाया जाता था, वो प्रोटेस्ट और ज़्यादा कहीं ना कहीं होता रहता था। और वो प्रोटेस्ट आज तक भी कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, जो सरकार लॉ लेके आती है, अगर वो किसी के अगेंस्ट है तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी सरकार का खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है, किसी की
आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, लेकिन सरकार ने यहाँ पे दलील दी है कि उनको राइट टू प्रोटेस्ट के अंडर में चार्ज नहीं किया गया है। उनको जो चार्ज किया गया है वो हेटफुल स्पीच के लिए किया गया है, कॉन्स्पिरेसी के लिए किया गया है, जो उन्होंने 23 फैब को दी थी चांदबाग में। और इस हेटफुल स्पीच की वजह से, इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से दिल्ली में दंगे हुए। तो ये चार्जेस जो है, जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, उन्होंने सफूरा जारकर पर लगाए हैं। अब अगर उनकी हेल्थ इशू से रिलेटेड बात करें तो बीइंग अ वुमेन ये बहुत बड़ा कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं उनको शायद बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब वो हाई कोर्ट में जा सकती हैं अपनी बेल एप्लीकेशन लेकर, तो हो सकता है वहाँ से उनको बेल मिल जाए। अब हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि आने वाले टाइम में सफूरा के लिए सरकार का क्या रवैया रहता है, क्या उनको बेल मिलती है, नहीं मिलती है। हालांकि बीइंग अ वुमेन जो है उनको शायद बेल मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने एक बहुत ही अच्छा उनके लिए एक स्टेटमेंट दी है कि अगर आप अंगारों को हाथ पर लेके चलेंगे तो आप हवा को दोषी नहीं ठहरा सकते कि आग किस किस तरफ लगेगी। तो ये बात सरकार ने क्यों कही है? क्योंकि जब उनके वकील ने ये दलील दी है कि उनका दिल्ली दंगों से रिलेटेड कोई मैटर नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक स्पीच दी थी, वो एक प्रोटेस्ट में शामिल थी, तो अब वो शामिल होना, उनकी जो स्पीच थी चक्का जाम करने की, उसने कहीं ना कहीं दिल्ली का चक्का जाम कर दिया था और दिल्ली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था उस टाइम पे, और दिल्ली के दंगों ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में हाई कोर्ट का क्या फैसला रहता है। बेल एप्लीकेशन जब हाई कोर्ट में जाएगी तो सफूरा को बेल मिलती है, नहीं मिलती है, तो ये देखने की बात है। आप लोग की इसमें क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, साथ ही मेरे चैनल पर जब आप जाओगे तो आपको यूएपीए कानून से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि मैंने उसमें पूरी तरह से यूएपीए का जो कानून है उसको एक्सप्लेन किया है। तो आपको पता लगेगा कि यूएपीए के अंडर में जो चार्जेस होते हैं वो बेसिकली किस तरह होते हैं, किस तरह लगाया जाता है और क्या ये कानून है। तो उस वीडियो को भी जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों की क्या राय है, बीइंग अ वुमेन उन्हें बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।